चलो बेटा, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बोर मॉडल मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा बोर मॉडल मैंने समझा रखा था, उसी को कॉन्टिन्यूटी में मैं कोशिश करता हूं कि वो बोर मॉडल की टॉपिक हमारा आज फिनिश हो जाए। ठीक है, तो एक बार मैं रिमाइंड कराता हूं सारे पॉइंट को बेटा, सारे पॉइंट में रिमाइंड। देखो इसमें क्या क्या हमको देखना है इस पूरे प्रोसेस चैप्टर में। बोर मॉडल हम लोग एक बार देख लेंगे, फिर उसके बेटा एप्लीकेशन बेटा एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है, एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन देख लेंगे, फिर हम लोग वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ जाएगा, लिमिटेशन देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने ये बोला था, अच्छे से सुनना ध्यान से, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बोला था बेटा, अच्छे सुनना। फर्स्ट पॉइंट ये बोला था कि एक न्यूक्लियस है और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जिस पाथ पे बेटा नहीं आएगा बता देना, ठीक है, जिस पाथ पे वो रिवॉल्व करता है बेटा, जैसे ये के है, ये यल है, ये यम है, ये एन है, ठीक है, और ये ओ है तुम्हारा, ये ओ है, और यम एन ओ, यहाँ पर ओ आ जाएगा बेटा। एन की वैल्यू यहाँ 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, और कहाँ तक मैंने बताया था कि एट इनफाइनाइट। क्लियर है कि नहीं। दूसरी बात कहा कि जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उसे उस जिस पाथ पे रिवॉल्व हो रहा है वो पाथ क्या कहलाता है बेटा, वो पाथ क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्बिट, या हम उसको सेल बोलते हैं, है ना। क्लियर है, आगे चलो देखते हैं। दूसरा पॉइंट, तो के आपका है, एल है, एम है बेटा, एन है, ओ है, के एल एम एन ओ पी ऐसे है। तो भाई साहब एन इसकी जो होगी वो 1 2 3 4 5 6 और ये जाके इनफाइनाइट तक मिल जाता है ना। दूसरा पॉइंट बोला था बेटा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे न्यूक्लियस है, तो सपोज करो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, मैं यहाँ पे थोड़ा बना रहा हूँ, तो इनके बीच की जो दूरी है वो मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन पे दो तरह का फोर्स काम करता है। एक फोर्स काम करता है न्यूक्लियर फोर्स, जो के ZE² अपॉन R होता है, और एक यहाँ पे फोर्स काम करता है बेटा, और इसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो mv²/r होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता नहीं भूलता है, वो घूमता रहता है, और कब घूमेगा बेटा, जब न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या हो जाए भाई साहब, बराबर हो जाए, है ना। अब सुनो ध्यान से, मतलब के ZE² अपॉन R² इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा है, mv²/r। इस फॉर्मूले से लेकर चलेंगे। जब बेटा दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तभी वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, गिरेगा नहीं न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही दोनों में से कोई एक फोर्स डिस्टर्ब हुआ तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा, है कि नहीं। तीसरी बात बेटा, तीसरी बात इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जिस एनर्जी से रिवॉल्व करता है वो हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। तो बेटा ईच ऑर्बिट हैव फिक्स एनर्जी, ये हम लोग आगे इसकी एप्लीकेशन में देखेंगे। फिक्स्ड एनर्जी है ना, फिक्स्ड एनर्जी। सर E1 की एनर्जी कम होगी, जैसे जैसे हम दूर भागेंगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाती है बेटा, इंक्रीज होता जाता है। और बोला भी गया है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। वो आगे हम लोग देखेंगे। सेम बात यहीं पे अगर डिस्टेंस की बात किया जाए, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे आपका डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा और R इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। क्लियर है ना। यहां से देखो, ये अगर आप डिस्टेंस के फैक्टर की बात करोगे तो सर ये KLMNO, ये अपना K है, ये अपना L है, ये अपना KLMNO। सर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो है R1 है, सर ये अपना R2 है, सर ये अपना R3 है। इस तरीके से डिस्टेंस
निकालते हैं। बोलो क्लियर है? बोलो। चौथी पॉइंट बेटा आप देख लीजिएगा, चौथा पॉइंट देख लीजिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के लिए मोमेंटम चाहिए वो mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 चाहिए। NH अपॉन क्या चाहिए? 2 चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? NH अपॉन मतलब कि इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे रिवॉल्व करेगा जहां n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन बेटा गलती से भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान देना, जैसे मान लो तुमको फर्स्ट ऑर्बिट का मोमेंटम चाहिए, m क्या है बेटा? यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस वेलोसिटी से घूम रहा है। r अपना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, माने जहां इलेक्ट्रॉन है ऐसे कह सकते हो, आउटर मोस्ट सेल, जहां इलेक्ट्रॉन है उसकी बात कर रहा है। सेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सेल वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा जी वहां पे इसकी बात की जा रही है। H अपना प्लैंक कांस्टेंट है, पाई आपको भी पता है, ठीक है, तो mvr NH अपॉन 2 अपना होता है। वो उसी को फॉलो करेगा, उसी को फॉलो करेगा, और उसको फॉलो नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना रिवॉल्व नहीं करेगा। ध्यान से सुनना अच्छे से, 2 मिनट रुक जाओ जरा। तो mvr NH अपॉन 2 बोलो, ये बात सबको क्लियर हो गई? इतनी बात एकदम मौज है एकदम। अब सुनो, आगे चलते हैं। अब ये कहता है सर, ये कहता है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए चाहिए, फॉर के सेल के लिए चाहिए, तो बोल देना सर mvr इज इक्वल टू 1h अपॉन 2 हो जाएगा। सर फॉर सेकेंड के लिए तो 2h अपॉन 2 हो जाएगा। और ये अगर ऐसे भी लिखा है कहीं तो वो गलत नहीं है, ऐसे हो जाएगा, है ना? बात तो बराबर होगा। ये क्या होगा? 3h अपॉन 2, ये क्या होगा? 4h अपॉन 2, या ऐसे लिखा है कहीं 2h अपॉन पाई, तभी भी वो सही है। लेकिन n की वैल्यू बेटा जी कभी ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा मत सोचना कि सर 1.5h अपॉन 2 दिया है तो गलत है। वो बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो उसके होल नंबर के बराबर आना चाहिए, है ना? समझ में आ गया सबको? अब सुनना ध्यान से, इतनी बात क्लियर हो गई। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे घूमेगा, इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पे घूमेगा जहां एंगुलर मोमेंटम, जैसे इलेक्ट्रॉन वो उनके अकॉर्डिंग ये कि इलेक्ट्रॉन यहां नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे मिलता है, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं मिलता है, इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे मिलता है, बीच वाले की कोई वैल्यू ही नहीं है, फ्रैक्शन में है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो ये बातें उन्होंने बोला कि कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्लियर कि नहीं? आगे बढ़े, उसके बाद सुनिएगा बेटा। एक बात बताओ, कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर, सपोज करो, नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी पॉइंट है देख लीजिएगा। मान लीजिए अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर है, बड़े अच्छी बात उन्होंने बताई थी। ये K है, ये L है, ये M है, ये N है, ये O है। बेटा जी अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है अपना, तो इसको हम कहते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन के सेल में जब रहेगा तो एकदम हैप्पी मूड में रहेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, कभी तो मन करेगा उसको इलेक्ट्रॉन को ऊपर भागने के लिए, उसकी इच्छा है कि वो कहीं जाए, उसकी इच्छा है कि वो कहीं जाए। इलेक्ट्रॉन अगर सपोज करो वो चाह रहा है कि मैं K से L में चला जाऊं, K से M में चला जाऊं, K से N में चला जाऊं, K से O में चला जाऊं, बेटा K से इनफाइनाइट में चला जाऊं, उसकी इच्छा है। तो बेटा एक बात बताओ, वो तभी तो ऊपर जाएगा जब कहीं से एनर्जी उसको मिलेगी बाहर से। बोलिएगा, जब कहीं से उसको एनर्जी मिलेगी। सपोज करिए कि इसकी एनर्जी जो ले रहा है सनलाइट से वो L के बराबर ले रहा है, तो K से L में कूदेगा।
अगर वो एनर्जी m के बराबर ले रहा है तो m में कूदेगा, अगर वो एनर्जी O के बराबर तो O में भाग के जाएगा। मतलब याद रखिएगा, एनर्जी हमेशा बढ़ती जाएगी। सर ये आपको मैं पहले ही बता दिया था कि ये E2 है, ये E3 है, ये बेटा जी E4 है, ये 5 है, और इनफाइनाइट पे एनर्जी हमेशा 0 होता है, राइट। बताएंगे अभी हम आपको। तो वही बेटा एक बात बोला जा रहा है कि मान लीजिए अपनी इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लीजिए अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ, ध्यान सुनिएगा, और ये बाहर से कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, बाहर से कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब किया। बेटा इतना एब्जॉर्ब किया इन्होंने एनर्जी, इतना फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब किया, वो किसके बराबर था? ये n = 1, ये 2, ये 3, ये 4, या K L M N। तो इलेक्ट्रॉन यहां से कूदा और भाग के ऊपर चला गया, यहां चला गया। ठीक, बात समझ में आ गया। तो इसकी एनर्जी E1 और इसकी एनर्जी मान लीजिए E1 है और ये अपना E4 है। तो एक बात बताइए, मैंने बोला ना कि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया बेटा जी, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तब जाके वो ऊपर भाग के चला गया। लेकिन हाँ, एनर्जी दे रहा है तो वहीं पे तो रह सकता है ना, वो जाना जरूरी है। हर ऑर्बिट की एनर्जी बेटा फिक्स होती है, इनकी एनर्जी फिक्स है, इनकी एनर्जी, तो ये ग्राउंड स्टेट में तब तक रहेगा जब तक बाहर से कहीं एनर्जी नहीं पाएगा। और एनर्जी मान लो इसके बराबर पा गया तो भाग के जाएगा। वो यहां भी जा सकता है, यहां भी, वो डिपेंड करेगा कितना एनर्जी खा रहा है वो। ठीक है, तो ये एनर्जी का डिफरेंस आया कितना बेटा जी? एनर्जी का डिफरेंस आएगा h/μ0, यही तो आएगा, या एनर्जी का डिफरेंस जो आएगा वो आएगा E4 - E1, यही तो आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डेल्टा E कितने बराबर हो जाएगा? E4 से E1, और ये h/μ के बराबर होगा, h/μ = c/λ। लेकिन एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये तो हायर एनर्जी पे है, तो बेटा जी ये अपने खुद को खुश नहीं समझेगा, ये हाईली अनस्टेबल समझेगा। लेकिन यहाँ पे स्टेबल था तो कहेगा कि यार हमने गलती से ऊपर चला गया, एनर्जी पाया, भाग गया, अब मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, जब अच्छा नहीं लग रहा है तो कहता भाई जो एनर्जी मैंने लिया था मैं दे रहा हूँ, मैं, मुझे वहीं सही है जहाँ मैं था। तो वापस बेटा क्या करेगा? वापस क्या करेगा बेटा? ये ध्यान दीजिएगा बेटा, वापस क्या करेगा बेटा? वापस क्या करेगा? मान लीजिए ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ था, कर हम वहाँ नहीं रहेंगे, वापस आएंगे हम, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहता ठीक है, तुम हमारी एनर्जी वापस कर दो, तुम चले जाओ अपने घर। तुमको अगर वहाँ अच्छा लग रहा है, तुमको अच्छी फील आ रही है यहाँ पर, तो तुम अपनी एनर्जी वापस रिलीज कर दो, एनर्जी यहाँ रिलीज कर दो और मैं वापस चला जाऊँगा। ठीक, तो फिर वापस वो नीचे आता है और एनर्जी का डिफरेंस वही सेम बात, जितना वहाँ था उतना मिल जाता है। यानी यहाँ पर भी डेल्टा E डैश की जो वैल्यू होएगी बेटा, यह c/λ हो जाएगी, क्योंकि जितनी एनर्जी उसने लिया था वापस एनर्जी दे करके खुद को स्टेबल बना। वो उसको पता नहीं चला, वो बेचारा एनर्जी खाया और ऊपर चला गया, कहा मुझे वही अच्छा लगेगा। लेकिन जब जाने के बाद पता चल रहा कि गलत जगह हम आ गए, हम तो बहुत तकलीफ में यहाँ पे हैं, इसीलिए यहाँ एनर्जी घटती है, ये निकालता है, और एनर्जी जितना एब्जॉर्ब किया था इमिट करेगा। और इस दौरान इमिशन पतले, इसके दौरान जब एनर्जी इमिट करेगा तो यहाँ पे उस आगे बताएंगे एक स्पेक्ट्रम मिलता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पतले पतले लाइन उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो ये अपना क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यहीं से जनरेट हुआ कहानी। हाँ, जो एनर्जी रिलीज करेगा उसका प्रॉपर्टी अलग होगा ना, जितनी लिया था उतना वापस करेगा वो। सर उसका वेवलेंथ कुछ तो, हाँ, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन उसी मीडियम से बाहर जाएगा। क्लियर है ना? अब सुनिएगा, ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्राउंड से ऊपर तभी जाएगा बेटा जी जब उसको एनर्जी मिलेगी। अगर वो एनर्जी नहीं पाएगा तो कतई ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे पड़ा रहेगा, क्योंकि नीचे वो खुश है,
वहाँ उसकी स्टेबिलिटी अच्छी मिल रही है, राइट है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, आगे मैं एक बात और करने वाला हूँ। देखो यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी भी आप निकाल सकते हो। अरे भाई आपने डेल्टा ई देखा, आपने डेल्टा ई देखा और एच इंटू सी बाई लैम्डा देखा, और डेल्टा ई अगर मान लो E2 से सेकेंड से फर्स्ट में आ रहा, मान लो एनर्जी यहाँ है और यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्या क्या वैल्यू आप ले रहे हो, तो ये हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब लैम्डा जब निकालना रहेगा तो बेटा जी लैम्डा निकालने के लिए क्या होगा, E2 माइनस E1 अपॉन एच इंटू सी। इस फार्मूले से आप वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो बेटा ये सारे अपने क्या हैं, बोर एटॉमिक मॉडल है, समझ में आ गया। सारे पोस्टुलेट आपको क्लियर हो गया। सारे पोस्टुलेट बेटा जी आपको मैंने जो जो बताया वो सारे पोस्टुलेट मैंने यहाँ से समझाया, एकदम लिखने के नहीं, शॉर्टकट भाषा में मैंने आपको समझा दिया ताकि दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये वाली स्लाइड आप देख ही चुके हो। आगे बेटा जी हम लोग चलते हैं इसके एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन। तो बेटा हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट का न्यूक्लियस से के की कितनी दूरी है, न्यूक्लियस से के की कितनी दूरी है, न्यूक्लियस से एल की कितनी दूरी है, न्यूक्लियस से एम की कितनी दूरी है, न्यूक्लियस से एन की कितनी दूरी है, वो हम निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे बेटा जी, ये एक फॉर्मूला है बेटा जी, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम लोग वो निकालेंगे और इससे फाइंड करेंगे। कैसे, आर एन इज इक्वल टू, ये आया कहाँ से है, उसी फॉर्मूले से जो हम लोगों ने यहाँ पर दोनों को इक्वल दिखाए थे, इस फार्मूले से दिखाया गया है ना, यहाँ से कैलकुलेट किया गया है। और कैलकुलेट करने के बाद अपना ये सिचुएशन देखने को मिला है कि आर एन माने 1 2 3 जो भी वैल्यू है, एन इज इक्वल टू या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है या तो 4, जो भी है उसके लिए है। जेड इसका एटॉमिक नंबर है ना। तो क्या होगा, आर एन इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। एन क्या है यहाँ बेटा जी, नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल है। बेटा जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, आपको भी पता है एटॉमिक नंबर है। सर अगर आपसे 2 का रेशियो पूछ रहा है, मान लो आर, अब कांस्टेंट ये वैल्यू है ना, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड लिख सकता हूं कि नहीं, बोलिएगा बेटा। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, 0.529 कांस्टेंट है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। एन बढ़ेगा तो जेड भी आर भी बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। और अगर आपसे कोई रिलेशन पूछ दिया कि सर आप R1 और R2 में रिलेशन बताइए, तो क्या लिख देना, n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा Z2 अपॉन क्या होगा, Z1। मान लो 1 2 ले रहे हैं ना, मान लो सेम के लिए ले रहा है, हाइड्रोजन के लिए ले रहा है, तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा जी। और दोनों की जब वैल्यू 1, अभी हम लोग सवाल करेंगे, जब दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम इससे सवाल लगा लेंगे। बोलो क्लियर है भाई। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, ये हमको पलट देना है। ये नीचे है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, लेकिन जेड, अगर जेड बराबर है आगे फॉर सेम एटम, फॉर सेम मेटल या सेम एटम के लिए बोल रहा है, ऐसे। क्लियर है कि नहीं। तो एक फार्मूला ये हो गया बेटा जी। अगर आपको बोल दिया कि आप एक बात बताइए, किसी पर्टिकुलर सेल में वेलोसिटी बताइए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, या यहाँ से हम अगर बात करेंगे तो जेड बाई एन हो जाएगा, और वॉल्यूम जो वेलोसिटी होगा बेटा जी वो 1/n के इनवर्स होगा। ठीक है, यानी हाँ, तो वो जो z और n है, और मतलब उसका रिलेशन क्या, मतलब रेडियस के साथ, अभी बता रहे हैं अभी सवाल लगवाएंगे। तो ये क्या होगा, एन के इनवर्स होगा। इसका मतलब कि बेटा v1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, v2 v3, मैंने फर्स्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, नहीं होगा।
भाई n1 अगर कम है तो ये ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी पहला अगर इलेक्ट्रॉन के सेल में है खूब शानदार घूमेगा, एल सेल में थोड़ा कम घूमेगा, ये कहानी है। दूसरी चीज़, एनर्जी कैसे निकालते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ किसी भी का, मान लो फर्स्ट सेल का निकालना है तो फर्स्ट सेल का एनर्जी निकालने के लिए n की वैल्यू 1 रख देंगे। सेकेंड सेल के लिए मान लो निकालना, सबके लिए फिक्स निकालना होता है। मैंने बोला था शुरू में ही कि भाई साहब सबकी एनर्जी क्या होती है, डिफिनिट होती है, 1 2 3। तो अगर तुमसे कोई पूछ दिया कि भाई हमको एक ज़रूरत है, तो बोलेगा क्या, कहेगा कि तुम फर्स्ट सेल की एनर्जी बता दो मुझे। तो कहना ठीक है 2 मिनट रुकिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। 13.6 और किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन के लिए। तो जेड स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और ये 1 यानी -13.6 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आंसर आ जाएगा। अच्छा, निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। न्यूक्लियस और बाहरी इलेक्ट्रॉन के जो बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलिए बात समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हैं। अब बात ये है बेटा कि एनर्जी का अलग अलग यूनिट होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, ठीक है। ये आप जब 1312 लिखोगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1312 जूल किलो जूल पर मोल में हो जाएगा। और कैलोरी में बदलना है तो इसमें हो जाएगा। आप जानते हो बेटा, आप सिर्फ 2 फार्मूला यहाँ से याद कर लोगे तो तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। 3 फार्मूला अपने पास याद करना। याद क्या करना है, सिर्फ ये रिलेशन अच्छे तरीके से लिख लिख के याद करना है बेटा, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जेड स्क्वायर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना बेटा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना। इसका मतलब कि ई जो होगा बेटा जी वो एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन के डायरेक्टली होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मतलब माइनस को हटाना है। तो एक बात बताइए, क्या मैं बेटा जी प्लस में लेने के लिए इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताएंगे आप। अगर माइनस को हटाना तो क्या उलट सकता हूं, बोलिए, पलट सकता हूं। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई साहब एन की वैल्यू बढ़ेगी, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है कि नहीं भाई। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एन के। अगर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो यही बोल रहा है ना कि जितना एन बढ़ेगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी। जेड तो फिक्स होता है बेटा, जेड तो एटॉमिक नंबर है, जेड तो कभी चेंज ही नहीं होगा, है कि नहीं। सारा खेल किसका है, एन का है। बोलिए बात समझ में आ गई, क्लियर है। आगे चलते हैं, कुछ सवाल इसका किया जाए तब आनंद आएगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम, हाँ ये हम आगे बताएंगे कैसे निकाला जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा बेटा। रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, बस ये याद रखना। अगर तुमने काइनेटिक एनर्जी को निकाला तो टोटल एनर्जी का निगेटिव कर देना। अगर काइनेटिक एनर्जी x है, अगर काइनेटिक एनर्जी अपना x है तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर मान लो कोई भी वैल्यू है, अगर टोटल एनर्जी अपना x है तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाएगा उसका, -x हो जाएगा। बोलो समझ में आया। एनर्जी कैसे नेगेटिव हो सकती है? हाँ, एनर्जी निगेटिव नहीं है, वो तो इंडिकेट कर रहा है कि वो एनर्जी रिलीज हो रही है इंटरेक्शन के टाइम में, वो बोल रहा है बेटा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में 2 गुने का अंतर होता है बेटा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये फार्मूला मैं रेडबर्ग में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। बोलो बात समझ में आ गया, बोलो बात। अभी स्लाइड बना देंगे तो आपका काम चल जाएगा। बात समझ में आ गया। अब सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है इसके अंदर, वो भी आपको जानना जरूरी है। सर वो डिफिनीशन क्या है, सर वो डिफिनीशन है पहला आयोनाइजेशन एनर्जी। बड़ी मजे की बात है, अभी आप स्लाइड देख लेना, फोटो क्लिक कर लेना, अच्छे से लिख। कल तुमने बड़ा अच्छा पीडीएफ बनाया था, कौन बनाया था, हाँ अच्छा पीडीएफ था, बहुत बढ़िया पीडीएफ बनाए थे। तो क्या कह रहा है बेटा, सुनना, मिनिमम सुन लेना अच्छे से, एकदम शानदार तरीके से सुनना। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू आइसोलेटेड ऑफ आइसोलेटेड एटम। मतलब क्या कह रहा है, सुनना, डायग्राम से समझो, मैं तुमको डायग्राम से समझाऊंगा। मान लो कि अपना इलेक्ट्रॉन बेटा जी यहाँ पे है, मान लो
ये K है, ये L है, ये M है। तो एक बात तुमको मैं बता दूं नॉलेज के लिए कि N जब 1 होता है तो ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ठीक है ना। और इसको छोड़ दो तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और एक थर्ड, मतलब एक जोड़ दो, N दिया है, एक जोड़ दो तो एक्साइटेड स्टेट मिल जाएगा। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहां पर है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है और उसने कहीं से एनर्जी पाई और पा करके वह इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, पाके वह इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कहां से चला गया, ग्राउंड स्टेट से चला गया, और कहीं नहीं, सिर्फ कहां से, ग्राउंड स्टेट से। तो ऐसे जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। मतलब कि बेटा जी अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ कोई मेटल है, सुनना ध्यान से, और ये गैस मीडियम में है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन कहाँ से निकालेगा उस इलेक्ट्रॉन को, बेटा ग्राउंड स्टेट से। अगर ग्राउंड स्टेट से निकाल रहा है तो उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, राइट। क्लियर है। अब सुनना, डायग्राम बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा, अब सुनना ध्यान से। सेपरेशन एनर्जी बच्चा जी किसे कहते हैं, सेपरेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट। आप सुनना ध्यान से बेटा, अब कहां से नहीं जाना है, ग्राउंड से नहीं जाना है। अब वो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बेटा जी इससे तो नहीं है निकलेगा, ये अपना ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, बेटा जी ये अपना थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, ये अपना फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, यही तो कहानी है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ अपना है या इलेक्ट्रॉन यहाँ किसी भी एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, ग्राउंड की नहीं, कहीं भी एक्साइटेड में, वो यहाँ हो सकता है या वो यहाँ या यहाँ, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को निकलने में जितनी एनर्जी लग रही है उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, सेपरेशन एनर्जी, है कि नहीं, ठीक है ना। अब आ जाइए, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है बेटा जी, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। सुनना ध्यान से, अब ये बोल रहा है कि अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन जीएस में है तो उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने में, या यहाँ से यहाँ जाने में, या यहाँ से यहाँ जाने में, या यहाँ से यहाँ जाने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं, है ना। बोलो सर, इस वाले डायग्राम में डेफिनेशन में सर, वो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा ना, एनर्जी लूज करेगा तो लूज करे, यहाँ लूज करने की बात नहीं की जा रही है ना, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने की बात की जा रही है। हर जगह इलेक्ट्रॉन एनर्जी खाएगा तब तो कूद के आगे जाएगा भाई, वो लूज करेगा तब तो अंदर आएगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं खाने की, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी खा के अलग अलग तरीके से शो कर रहा है खुद को, कभी ग्राउंड स्टेट से आगे जा रहा है, कभी वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से किसी और एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, कभी वो ग्राउंड से अदर एक्साइटेड में जा रहा है, वो बातें हो रही है ना। तो याद रखिएगा, जितने भी एनर्जी मैंने आपसे बात की, ये वाली या ये वाली या ये वाली, वो सारे बेटा हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि सबको एनर्जी चाहिए ना, इसको भी एनर्जी चाहिए, इसको, फिर इसको भी एनर्जी चाहिए, इसको भी एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से यानी लोअर से हाइयर जाएगा तो उनको एनर्जी चाहिए, चाहे वो ग्राउंड से फर्स्ट में जाए, चाहे ग्राउंड से सेकंड में जाए, चाहे वो ग्राउंड से थर्ड में जाए, लेकिन उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये तीन प्रिंसिपल बड़े अच्छे का था, इसलिए आपको मैंने बताया। अब सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। बेटा जी थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, देखना ध्यान से, मैं आपको टेक्निक बता दे रहा हूं, सवाल करिएगा। सर वेलोसिटी आपका V3 के लिए पूछ रहा है, और किसके लिए सर,
हाइड्रोजन के लिए। तो सर हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। थर्ड के लिए पूछ रहा। अब जरा एक बात बताइए आप लोग, V3 की फॉर्मूला क्या मैंने लिखवाया था 10 टू दी पावर, बोलिए। अरे यार फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया है यार, भूल गए तुम तुरंत ही। देखो ये वाला फॉर्मूला, ये 10 टू दी पावर 6 Z/n है ना, 10 टू दी पावर 6 Z/n। तो 10 टू दी पावर 6 Z/n और क्या है मीटर पर सेकेंड। बेटा अब क्या करना है, ये अपना 2.18 है, ठीक है, ठीक है। Z कितना है 1 है, ठीक है, और n की वैल्यू कितना है 3 है। आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा दूसरी बात, सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, मीटर में नहीं दिया है, तो आप सेंटीमीटर बदल लीजिएगा, ठीक है। एक मीटर में एक सेंटीमीटर, एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो बेटा जी जो आंसर आएगा वो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा इंटू 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन 3 कर लेगा, नहीं आ जाएगा, बोलिए। 3 सत्ते 21 7 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। 6 2 8 तो 7.5 है, अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द बोर थियरी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिफ्थ। सुनना बेटा, फिफ्थ के लिए mvr nh अपान 2 पाई, जान रहे थे कि नहीं बेटा। n कितने के लिए बोल रहा है, फिफ्थ के लिए। सर mvr क्या हो जाएगा, फिफ्थ h/2 पाई, है कि नहीं, है कि नहीं। अब इसी को मैच कराना है, देखो कहाँ मिलेगा तुमको। एक बात बताओ, ये क्या 1h/पाई हो सकता है ना, कतई नहीं होगा। अब सुनना, ये 10/पाई दिया है, ये 10/पाई दिया है, तो क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है भाई। 10/पाई कैसे पॉसिबल होगा, ये हो सकता है पॉसिबल। देखो ये, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, बात तो वही हुआ, तो यही तो आंसर है कि नहीं। तो ऐसे सवाल आते हैं, बड़ी मजेदार सवाल आएगा, टेंशन मत लो। फिर क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r। बेटा रेडियस पूछ रहा है, r1 इज इक्वल टू 0.529, क्या था फार्मूला, फार्मूला बताइए, फार्मूला क्या था, n² तो n² मतलब 1² और Z1 एंगस्ट्रॉम है। बेटा इसका रेडियस r दे रखा है, मतलब r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, यही तो होगा ये। फिर क्या कह रहा है, देन रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम वुड बी 4r। तो बेटा लिथियम के लिए निकाल लो, तो फॉर लिथियम जब निकालोगे Li2+, तो यहाँ एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 3, और R कितना हो जाएगा, किसके लिए पूछ रहा है, सेकेंड के लिए, तो सेकेंड लिख दीजिए यहाँ पर। अब R पुटअप करिए, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू Z क्या था Z²/n, तो Z की वैल्यू कितनी है 3 3 जा 9, नहीं n²/z था वो, n², देखो यहाँ पे ये हाँ n²/z था, वही तो हम बोल रहे हैं, n²/z एंगस्ट्रॉम है, वैल्यू रख दीजिए। सर 0.529, n की वैल्यू 3 है तो 9 हो जाएगा, और सॉरी n कितना है जी 2 है ना, तो 4 और 3 हो जाएगा। अब आपको निकालना है, ये दोनों का रेशियो निकाल लो, ये हाइड्रोजन के लिए और ये किसके लिए, लिथियम के लिए। इसकी वैल्यू 0.529 आया है, इसकी वैल्यू 0.529 इंटू 4/3, ये वैल्यू R दिया है, ये मुझे निकाल के चेक कर लेना है, वही कि उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी, अगर पलट दिया जाए
तो R2 ऑफ Li2 प्लस अपॉन R इज इक्वल टू 4/3 बेटा R2 Li2 प्लस 4/3 इंटू R, 4/3 इंटू R तो दिया ही हुआ देखो। अच्छा 4R दिया है तो गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 4/3 आ रहा है और ये कितना दे रहा है, सिर्फ 4R। फॉर एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज 0, बिल्कुल बेटा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है तो MVR या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √L प्लस 1 h/2 पाई। तो यानी याद रख लेना, अभी आगे बात करेंगे, ये वाली बात सही है और कोई बात सही नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओनली सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है ना, क्लियर है। तो एक सवाल ये हो गया बेटा। द रेडियस ऑफ बोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, बहुत अच्छी बात है। देखो हाइड्रोजन के लिए दिया है यानी R1 इज इक्वल टू 0.053 10 टू दी पावर, अच्छा नैनोमीटर में दिया तो कोई बात नहीं, यानी हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। और एक बात रखना, याद रखना सर नैनोमीटर पे फॉर्मूला थोड़ी ना होता है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये होता है एंगस्ट्रॉम में। R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम, यानी 10 टू दी पावर -10। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम इसको -9 इंटू -1 लिखें तो ये नैनोमीटर नहीं हो गया, हो गया ना। अरे एक नैनोमीटर 10 टू दी पावर -9 मीटर होता है। तो एक बात बताओ, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो ये एक हो गया और इसमें 0.1 का मल्टीप्लाई कर दो यानी 0.1 नैनोमीटर हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको यहां पर नैनोमीटर में ही लेना है तो 0.1 नैनोमीटर ले लीजिए, बात खत्म। ये पहला हो गया बेटा। दूसरे के लिए पूछ रहा है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। एक बात बताइए, सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, 0.529 n² हाइड्रोजन हीलियम 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये भी तो 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो नैनोमीटर में होगा, बोलो। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो लेके निकाल लो, क्या आंसर आएगा, हो जाएगा। एक वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी, एक वैल्यू ये दिया है, ये वैल्यू छोड़ दो, अभी ये वैल्यू छोड़ दो, ये है 0.529 और ये वैल्यू है यानी 0.053 और ये R2 इक्वल टू, ये काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, कितना आ जाएगा 4/1/4/2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/2। अब सॉल्व करके निकाल लेना, क्लियर है कि नहीं। तो सिस्टमेटिक करोगे ना तो मजा आएगा सवाल करने में। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम, बेटा हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी दे दिया है, तो कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, निकाल लो दोनों का रेशियो लेके। बेटा एक बात बताओ, एनर्जी आप किसके लिए फर्स्ट के लिए ना, और किसके लिए दिया है, हीलियम के लिए दिया है 871.6 10 टू दी पावर -20 जूल दिया है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है कि ये बताइए, यानी आपका फर्स्ट के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो क्या हो जाएगा एनर्जी, ये देखो फार्मूला। अब देखो तुमको मैं सिखा दूं थोड़ा सा, ये फार्मूला जब भी इस्तेमाल करना बेटा जी तो जूल में, आपसे ये किलो जूल में दिया तो जूल में ले लेना। 1312 Z²/n² किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई। तो ये हो जाएगा -1312 और n²/z², अरे उल्टा लिख दिया, Z²/n² और 10 टू दी पावर 3 जूल हो जाएगा, जूल पर मोल में हो जाएगा। बोले क्लियर है। तो एक बात बताइए, दोनों का रेशियो लेके ले जाइए ना। ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू इसका है तो यहां हम वैल्यू पुटअप कर ले रहे हैं बेटा। तो ये हो जाएगा -1312 इंटू जेड की वैल्यू हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा,
और ये भी 10⁻³ जूल ले लो। ये वैल्यू कितना दिया है, -8716 10⁻⁻20। बेटा जी ये आपको चाहिए ही चाहिए, ये आपको चाहिए ही चाहिए, तो ये तो कम्प्लीटली कट जाएगा, ये अपना कम्प्लीटली कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4/1 जेड की वैल्यू 1 के लिए, और ये भी 1 है, ठीक है ना, तो ये 4/1 हो जाएगा। पलट दीजिए तो क्या होगा, E1 फॉर H अपॉन -8716 10⁻⁻20, और ये हो जाएगा 1/4। सॉल्व करके ना आंसर निकाल लेना। क्लियर है कि नहीं? तो जूल में आपका आंसर इसमें आ जाएगा, बस प्रोसेस समझो। तो ये सारे कहानी अपनी रही। तो ये रहा बेटा अपना बोर मॉडल, बोर की एप्लीकेशन। मैं आपको न्यूमेरिकल जितना कराया हूँ, घर जाके एक बार फिर से न्यूमेरिकल करिएगा और आंसर क्लिक टिक करके आइएगा, ठीक है ना। फिर अगले लेक्चर से बेटा हम लोग मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर, कुछ इसमें और भी सवाल है, तो उसको करने के बाद सीधे हम आ जाएंगे आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक सवाल आपसे मिलना ही मिलना होता है। क्लियर है बेटा? तो यही आपका लेक्चर समाप्त होता है बोर मॉडल का। अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार रिवीजन करिए, और डाउट होने पर आप इस समय क्लास में खूब इंटरेक्शन करो, सवाल में क्लियर कर लो, ठीक है ना। ठीक है, तब तक के लिए बेटा मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू। इसका जो है